सुरेखा पाटील, या विभागातच राहणारे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सुधीर शिंदेजी, और अध्यक्ष शिवशंकर प्रजापती, अन्य सर्व उपस्थित कांदिवली पूर्व नगरसेवक आणि व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले कांदिवली पूर्व मधील सर्व नागरिक बंधू भगिनी, सर्वप्रथम तर आपण इतक्या मोठ्या संख्येने आज इतक्या उशिरापर्यंत या ठिकाणी थांबलात आलात याबद्दल सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। ज्या जिजाऊ महिला आधार भवन केंद्राचं उद्घाटन माननीय देवेंद्रजींनी आज केलं, याची सुद्धा एक इतिहास आहे। या ठिकाणी हा रिकामा प्लॉट होता। मी नेहमीप्रमाणे चौकशी केली, चौकशी केल्यानंतर सांगितलं की हा कोणाच्या मालकीचा आहे आम्हाला माहित नाही। मग त्याचा फॉलोअप घेतल्यानंतर तो बिल्डरच्या मालकीचा आहे, पण तो आहे आणि मग तो हँडओव्हर करण्यात आला आणि मग तो हँडओव्हर केल्यानंतर तत्कालीन मुख्य सचिव जे महानगरपालिकेचे होते त्या मागे लागून त्यांच्या मागे मी लागून या ठिकाणी एम्युनिटी प्लॉटचं कन्व्हर्जन हे महिला आधार भवन केंद्राकरता केलं। कोरोनामुळे बांधकामाला थोडा उशीर झाला, पण सुमारे 4-4.5 कोटी रुपये खर्च करून आज या ठिकाणी स्ट्रीट पार्किंग सह 3 मजल्याचं महिला आधार भवन केंद्र आज या हनुमाननगर वासियांना या आज लोकार्पण केलेलं आहे। या ठिकाणी एका मजल्यावर तर महिलांच्या कौशल्य प्रशिक्षणाचे अनेक वर्ग जातील। ज्या कौशल्य प्रशिक्षणाविषयी मी गेल्या 5-7 वर्षात बरंच काम केलं, कारण महिला जोपर्यंत आर्थिक पायावर उभी राहत नाही तोपर्यंत ती खऱ्या अर्थाने म्हणू शकत नाही। आणि म्हणून 1-2 मजल्यावर हे झाले आणि आमदार म्हणून काम करत असताना देवेंद्रजी माझ्या लक्षात आलं की माझ्या मतदारसंघात विशेषतः 50% झोपडपट्टी आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी अभ्यासाची सोय नाही। आणि म्हणून मी आज हे घोषित करतो की मी हे प्रयत्न करणार आहे की याच्या 3ऱ्या मजल्यावर किंवा कुठल्या तरी एका मजल्यावर एअर कंडिशन सुसज्ज अशा प्रकारची विद्यार्थ्यांकरता अभ्यासिका येत्या वर्ष 3 वर्षात मी चालू करीन आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी फूड बँक ही सुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही चालू करू, या प्रकारचं घोषणा सुद्धा मी आज आजच्या दिवशी करतो। खरं तर मला बोलण्यासारखं खूप आहे, पण माझ्यानंतर अनेक वक्ते आणि मुख्यतः आपल्याला देवेंद्रजींचे भाषण ऐकायचे। मी गेल्या 5-7 वर्षामध्ये काय काम केलं यातल्या काही गोष्टी आपण पाहिल्या, पण देवेंद्रजी मी काही 2-3 गोष्टींचा फक्त उल्लेख करणार आहे। पहिला नियम तर रोड गेल्या 2 वर्षामध्ये मी हे करून घेतलं की मी विधानसभा मतदारसंघात हिंडायचो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की झोपडपट्टीमधल्या रस्त्यांचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे। आपण सगळे डीपी रोड सीसी करतो। मी तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तांकडे गेलो, त्यांना म्हटलं मग झोपडपट्टीतले जे मेजर रोड आहेत ते आपण सीसी का नाही करायचे? त्यांनी मला उत्तर दिलं, ये सवाल अभी तक मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं था। आणि मग त्यांना म्हटलं तुम्ही अभ्यास करा आणि मग त्यांनी रिपोर्ट तयार केला, त्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि मला आज सांगायला आनंद वाटतोय हनुमाननगर आणि पोयसर या दोन मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये दोन्ही महत्वाचे रोड हे 100% सीसी करण्याचं काम मी माझ्या प्रयत्नाने केलं। मी झोपडपट्टीत प्रवास करायचो, माझ्या भगिनी माझ्याकडे यायच्या आणि त्या म्हणायच्या की गल्लीमध्ये अंधार आहे, इथे लाईट नाही। मी महानगरपालिकेकडे गेलो, ते बोलले साहेब आम्ही स्ट्रीट लाईट लावतो, हे स्ट्रीट नाहीये, त्या गल्ली आहे, या डीपी मध्ये हा रोड नाहीये। मग मी कलेक्टर साहेबांकडे गेलो आणि त्यांना म्हटलं
केवळ देशाचे नव्हे तर जगाचे नेते असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सोलर लाईटवर एवढा भर दिलाय, या गल्ल्यांमध्ये आपण सोलर लाईट लावायला काय हरकत आहे. आणि पायलट प्रोजेक्ट झाला, तो तत्वता स्वीकारला. आणि आज मला आनंदाने सांगावंसं वाटतंय की माझ्या विभागात तरी झोपडपट्टीमधली एकही गल्ली अशी नाही की ज्या ठिकाणी सोलर लाईट लागलेले नाहीये. ही केवळ आणि केवळ नरेंद्र मोदीजी आणि देवेंद्र फडणवीस यांची या ठिकाणच्या योग्य धोरणांमुळे या दोन्ही गोष्टी मी करू शकलो. भाजीवाडीचं मी एवढ्या करता सांगतोय की भारतीय जनता पार्टीचा जनप्रतिनिधी कसं काम करतो. कोयसर मध्ये भाजीवाडी नावाचं एक ठिकाण आहे. 8 टोकाला टॉयलेट आहेत. 2.5-3 महिन्यापूर्वी डिलॅपिटेड टॉयलेट मध्ये एक मनुष्य असताना टॉयलेट खाली पडलं. ते डिलॅपिटेड होतं पण दुरुस्त करायला जागाच नाही. गल्लीत जाऊन जायचं असलं तरी एक मनुष्य जाऊ शकतो. समोर मनुष्य आला तर एखाद्याला 5 फूट उभं राहावं लागतं. इतकी अरुंद गल्ली. आणि ते टॉयलेट पडल्यानंतर मी त्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता त्या ठिकाणी देवेंद्रजी गेलो. महापालिकेचे अधिकारी आले, कॉन्ट्रॅक्टर आले. मी त्यांना विचारलं मलबा साफ करायला किती दिवस लागतील. त्यांनी सांगितलं 2 दिवस लागतील. मी माझ्या कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं 3ऱ्या दिवशी काम चालू झालं पाहिजे. आणि आपल्याला मला सांगायला आनंद वाटतो 3 महिन्याच्या आत तिकडे 5 जास्तीची टॉयलेट बांधून 18 असली शौचालय त्या ठिकाणी मी बांधण्याचं काम केलं. जनप्रतिनिधी भारतीय जनता पार्टीचा कसं काम करतो एवढं माहित होण्याकरता मी नक्की केलं. अहवाल प्रकाशनात ती गोष्ट दिली है. 4005 विनोद मिश्रा जी भी यहाँ बैठे, मैंने अभी उनको देखा. एक कोरोना के समय एक पेशेंट रिक्शा में एक आदमी 2 दिन से पड़ा था मालाडपुर रोड. लोग मेरे को फोन करते थे, जाने के लिए डरते थे क्योंकि उसको कोरोना हो सकता है. वो हलचल नहीं कर रहा था, कोई उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं था. और मैं विनोद मिश्रा में गलती न करूं तो प्रभाग समिति अध्यक्ष आप थे उस समय. कॉर्पोरेशन के लोग बोले हम कैसे उठा सकते हैं. और बाद में पूरा प्रयास करके वो व्यक्ति को उस समय हमने महापालिका के हॉस्पिटल में कोरोना के समय उसको हाथ लगाकर एडमिट किया. और आज मुझे बताने के लिए खुशी होती है आज भी वो व्यक्ति जिंदा है. ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जन सेवा का ये कार्यक्रम रहता है. बहुत सारी बातें हैं. एक व्यक्ति ने डिलीवरी के बारे में बताया. सही में तो खुद के बारे में कहना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं था. सुबह 7-7:30 बजे मेरे को फोन आया. कोरोना का समय था. मैंने फोन उठाया तो उसने कहा, उसका नाम आज भी मेरे को याद नहीं सही बोलूं तो. और उसने कहा कि मेरी पत्नी डिलीवरी के लिए शताब्दी हॉस्पिटल में मैं लेके आया हूं. और उसके 2 दिन पहले कॉर्पोरेशन ने निर्णय किया था कि पहले जो 50-50 चलता था कोरोना की शुरुआत में वो खत्म किया था. पूरा कोरोना के लिए शताब्दी था. और उन्होंने बोला इधर तो एंट्री नहीं, गेट के ऊपर एंट्री, उधर से भी एंट्री नहीं. और वो मेरे को फोन पर उसके पत्नी की लेबर पेन सुना रहा था. मैं इतना अस्वस्थ हो गया. मैंने इंक्वायरी किया तो माता बालक मागाट ने कहा वहां डिलीवरी की व्यवस्था बरकरार थी. मैंने नंबर लिया नितिन चौहान से, उसके सीईओ को, लेडी डॉक्टर को फोन किया. उन्होंने मेरे को कहा कि साहब ऐसे तो हम किसी को ले नहीं सकते, डिलीवरी की केस है, पहला चेकिंग करना पड़ेगा. चेकिंग तो किया नहीं है, नाम तो हमारे यहाँ दर्ज करवाया नहीं है. मैंने बोला मैं आपको एफिडेविट करके देता हूँ, कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा. मैं व्हाट्सएप के ऊपर उनको लेटर भी भेज दिया. और ये खुशी है कि उसमें भी आगे बाधा आई. रिक्शा चालक कोई तैयार नहीं था. वापस उसने मेरे को फोन किया. मतलब जो भी रिक्शा वाला है उसको फोन दो. उसका नसीब जोरदार था. वो रिक्शा वाला निकला हनुमान नगर. उसने बोला साहब आपसे मतलब ये पुण्य का काम है भाई, डरो मत, तुमको कोरोना होगा तो मैं तेरे को अच्छे के अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करूंगा. और वो माता बालक में एडमिट हुआ और 12:30-1 बजे दोपहर में उसकी डिलीवरी सेफ हो गई. आज वो आराम से अपनी जिंदगी, वो उसकी पत्नी और उसका बच्चा काट रहा है. मजाक में कहना है तो देवेंद्र जी
उसका फायदा मेरे को इतना ही हुआ, 19 मई को मेरी की शादी की सालगिरह हुई। 20 बरस के बाद भी पत्नी ने मेरे बारे में कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन उसके 19 मई को पत्नी ने फेसबुक पोस्ट पर मेरे बारे में इतना अच्छा लिखा, और मेरे को ध्यान में आया कि एक महिला की समस्या महिला ही मेरे से ज्यादा अच्छी समझती है। और इसके लिए ऐसे बहुत सारे काम हैं, आगे के काम मैं जाहिर कर रहा हूं और वो देवेंद्र जी के उपस्थिति में कर रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। येलो गेट से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कोयसर नदी के साथ साथ आने वाले 1 बरस के अंदर 6 मीटर का रोड मैं तैयार करके खुलवाऊंगा, यह आज के दिन में मैं कहता हूं। लोखंडवाला बाणडोंगरी का डीपी रोड, मालाड कांदुली जोड़ने वाला, लोखंडवाला से जाने वाला, मागाट से लेकर गोरेगांव तक, वो डीपी रोड भी आने वाले दिन में खुलवाने का काम करूंगा। मालाड समुद्रवार तक डीपी रोड और उसके साथ साथ सर्विस रोड जो एमएमआरडी के पास है, उसकी ज्वाइंट विजिट हुई है, वो भी आने वाले 8 महीने के अंदर मैं खुलवा के रहूंगा। ये भी आज के दिन पर मैं कहना चाहता हूं मित्रों। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में 12,000 स्क्वायर मीटर का एक गार्डन का प्लॉट मैंने हैंड ओवर करके लिया है। उसके ऊपर भी आने वाले दिन में एक बढ़िया गार्डन हम जरूर करेंगे। यहां से पीछे लोखंडवाला है, वहां 5 एकड़ का एक गार्डन खंडार होकर पड़ा था। देवेंद्र जी, आज 12 दिसंबर गोपीनाथ जी की जयंती है। मैंने 2 बरस पहले वो पूरे खंडर हुए गार्डन को स्वर्गीय गोपीनाथ जी का नाम दिया, उसका काम चालू है। 1 बरस में ये 5 एकड़ के उद्यान का भी लोकार्पण आने वाले दिन में हम जरूर करेंगे। और इसके लिए ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट है जो कुछ न कुछ मैंने घोषित किए हैं, वो सभी आने वाले दिन में मैं पूरा करने का यथाशक्ति नहीं, पूरी ताकत लगाकर मैं काम करूंगा, पूरा करूंगा। इतना ही वचन आज के दिन पर देता हूं और इतना ही कहूंगा कि देवेंद्र जी अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री होने के बाद एक बार आए थे, लेकिन उस समय वो मुख्यमंत्री थे। आज विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र जी आए। 2 बरस इस कोरोना के कार्यकाल, इस सभी काम के समय, इस परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में देवेंद्र जी कार्यरत रहे। सही में तो 5 बरस का उनके कार्यकाल का महाराष्ट्र का छोड़ो, मुंबई के काम में गिनाऊंगा, एक 50-70 हजार करोड़ के तो मेट्रो के काम किए, बाकी सब काम किए। लाखों करोड़ के काम ये व्यक्ति ने काम को प्रारंभ किया, डीपीआर तैयार किया, टेंडर निकाला, काम चालू भी हो गए। लेकिन जनता का विश्वासघात करने के कारण, जनता के आशीर्वाद के बावजूद ये व्यक्ति विपक्ष का नेता बन गए। मुख्यमंत्री पद इनको मिला नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष में लाखों करोड़ों का काम किया, उस व्यक्ति का 5 टर्म इसके पहले आमदार रहने के बाद भी और आज भी मुंबई में अपने मालकी का 1 स्क्वायर फुट की जगह नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस के मित्रों, ये देवेंद्र फडणवीस कोरोना के समय पूरे महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने किया। गांव-गांव में गए, जिला में गए, हॉस्पिटल में गए। ये ठीक है, आपको मुख्यमंत्री तो कभी दिखे ही नहीं, लेकिन ये व्यक्ति जाति नहीं। इतना ही नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को यदि दुर्दैव से कोरोना होगा तो मैं निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं होऊंगा। जहां मेरी महाराष्ट्र की, मुंबई की आम जनता जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वही हॉस्पिटल में मैं एडमिट होगा। दुर्दैव से कोरोना हुआ, ये व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में 15 दिन रही।
ये देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता के विश्वासघात के कारण, जिन्होंने किया उनके कारण आप मुख्यमंत्री नहीं बने। आप तो एक कर्मयोगी है, आप मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका आपको व्यक्तिगत शायद दुख नहीं हुआ होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कर्मयोगी है। आप निराश नाराज तो बिल्कुल नहीं हुए। मैं विधानसभा में पहले दिन से देख रहा था, ना कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना की सामने वालों की, लेकिन देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री नहीं हुए, इसका दुख एक विधायक के नाते और यहां बैठी हुई और महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ जनता है उनको बहुत हुआ है। अभी मैं मेरी समस्या बताऊं, इनके कारण क्या हुआ। आप मुख्यमंत्री थे, आपने हर बरस 300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री आरोग्य निधि पे खर्चा किया। परसों की घटना है, 1.5 महीने पहले की, इसी हनुमान नगर की एक महिला, मैं नाम भूल गया, वो मेरे पास आई, उसकी बहन आई और लास्ट स्टेज के डिलीवरी पे थे और डॉक्टर ने बोला था कि डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चों के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 हाथ के ऑपरेशन करने पड़ेंगे और उसका खर्चा 5.5 लाख रुपए। मैं हैरान हो गया। ये ठीक है, यहां गया वहां गया और 15 दिन पहले उसका 5.5 लाख रुपए का पूरा खर्चा हमने किया और उसको अच्छी डिलीवरी हुई, आज उनका बच्चा अच्छा है। लेकिन देवेंद्र जी, मेरे को आपकी याद है, आप रहते थे तो मेरे को इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता था। आप तो बरस का 300 करोड़ आपके नाम पर, मैं यहां कॉलर टाइप करता था, 4 करोड़ बांटा, अरे श्रेय तो इनका था, लेकिन कॉलर मैं टाइप कर लेता था। ये सारी की बात है। आपने 2011 का कानून लाया, हर व्यक्ति को घर देने की बात की कानून में। आज भी 2 बरस के बाद, ये कानून लाने के बाद सशुल्क घर कितने रुपए में देना, अभी तक ये सरकार ने तय किया नहीं। मैं एफिडेविट पढ़ूं तो बोला एफिडेविट करके लो डेवलपर से, जो भी रकम सरकार तय करेगी वो हम भरेंगे, लेकिन लोगों को घर में तो जाने दो। लेकिन ये सरकार बोलती है नहीं, हम तय कर रहे हैं। ये सारी की तो बात ही कुछ मत करो, मैं तो खुलेआम कहता हूं। आजकल एसआरए में क्या चल रहा है, लोग पहले बोलते थे, अपने जमाने में, देवेंद्र जी के जमाने में एसआरए सीओ एलवाई निकालता था, सीसी देता था, तो फाइल ऊपर जाके नीचे कब आती थी पता नहीं रहती थी। अभी एसआरए में मंत्र है 1/3 1/3 1/3, 1/3 मुंब्रा, 1/3 बांद्रा और 1/3 वो एसआरए की बिल्डिंग में। आपने क्या किया, एनेक्शन 2 जल्दी आना चाहिए, इसके लिए आपने 2 कलेक्टर अपॉइंट किए। ये सरकार ने क्या किया, सभी कलेक्टर को उठाकर अभी एसआरए के अंदर रख दिया। अभी यहां डेप्यूटी कलेक्टर नहीं बोरेली में, मेरे झोपड़पट्टी वासियों को अपना एनेक्शन 2 में नाम है या नहीं है, मेरा लेटर लेकर जाने के लिए उसको बोरेली में जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसको एसआरए में जाना पड़ेगा। मैंने एक कांग्रेस वाले को, राष्ट्रवादी को पूछा, अरे सभी डेप्यूटी कलेक्टर उधर क्यों रखे, वो तो डिसेंडिंग होना चाहिए। उसने कहा तुम्हारी जमाने की बात अलग थी, वो देवेंद्र जी अलग व्यक्ति थे, अभी हम नजर रखेंगे हर डेप्यूटी कलेक्टर क्या कर रहा है, कितना आ रहा है, हमको मालूम होना। और आपने तो 2011 का कानून बना दिया, लेकिन ये लोगों ने उसकी धज्जियां उड़ाई। माड़ा में यही स्थिति है। आपने देश में नरेंद्र मोदी जी ने रेरा कानून लाया, और मुझे याद है कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, राज्य में उन्होंने रेरा कानून के नियम बनाते समय पूरा ध्यान दिया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में कौन से राज्य में
रेरा का कानून सबसे अच्छा होगा तो वो देवेंद्र जी के महाराष्ट्र में उन्होंने तैयार किया था। लेकिन आज क्या हालत है देवेंद्र जी? ये पीछे की बिल्डिंग डेवलपर ने 1 बरस डिले किया, 60 लोग है, 60 लोग, EMI चालू है, खुद का रेंट भी भर रहे हैं। 1 बरस डिले के बाद रेरा में सुनवाई नहीं हो रही है। वो बोलते अभी सुनवाई के ऊपर सुनवाई, तारीख के ऊपर तारीख। अपने जमाने में तो वो बटन किया था, एक बार डिसीजन आया 1 महीने के अंदर नॉन एग्जीक्यूशन का बटन दबाओ, प्रोसेस चालू होती थी। आज महाराष्ट्र में दुर्दैव से देवेंद्र जी आप न होने के कारण ये परिस्थिति है। मैं आखिरी मुद्दे को स्पर्श करता हूं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने निर्णय किया कि जहां लोग पीएपी में आएंगे, रास्ते के वाइडनिंग में आएंगे, कोयसर नदी के रुंदीकरण में आएंगे, तो उन लोगों को उसी इलाके में पुनर्वसन होना चाहिए। इसके लिए आपने पीएपी को टीडीआर देकर बांधने का एक अनोखी स्कीम लाई। डेवलपर लोग हजारों पीएपी बनाने के लिए तैयार थे, उनको ज्यादा एफएसआई मिलता था। लेकिन मेरे इस हनुमाननगर में कोयसर नदी के रुंदीकरण से 350 लोग बाधित है। कोयसर में है, कोयसर नदी के कारण आपने निर्णय किया, आपने मेरे को 500 पीएपी इधर अप्पाबाड़ा में आपने को मेयर मार्क करके दिया। लेकिन युवराज आए और युवराज ने बोला की मला पर्यावरणाचं महत्व जास्ती वाटतं आणि त्यामुळे इथली घरं इथल्या लोकांना न देता आम्ही माहुलच्या लोकांना देऊ। हमने आंदोलन किया, हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया, लेकिन ये निर्णय में बदल नहीं हुआ। और इसके लिए मैं ऐसे 10-12 निर्णय आप मुख्यमंत्री न होने के कारण हमको कितना भुगतना पड़ रहा है और ये महाराष्ट्र के जनता को, मुंबई के जनता को कितना भुगतना पड़ रहा है। और इसके लिए आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वापस नहीं हुए, ये शायद आपके लिए दुर्दैवी की बात नहीं होगी व्यक्तिगत, लेकिन मैं आज 2 बरस के बाद दावे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ और मुंबई के 1.25 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़े दुर्दैवी की बात कौन सी होगी? तो देवेंद्र फडणवीस जनमत होने के बावजूद, आपका आशीर्वाद होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और इसके लिए मैंने लिखा था, महाराष्ट्र पर अरिष्ट कोरोनाचं नाही है, महाराष्ट्रावर अरिष्ट ठाकरे सरकारचं। अरिष्ट काय? हे सरकार हेच अरिष्ट। आणि त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की अशी अनेक कामं गेल्या 2 वर्षात खोळंबली आणि आता महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत आहेत फेब्रुवारी-मार्च मध्ये। कांदिवली पूर्व विधानसभेचा अहवाल आला, सर्वेक्षण आलं, त्याच्यामध्ये सांगितलं की सर्व ठिकाणी भाजप पुढे आहे। पण मी तुमच्या सगळ्यांकडून आज एक वचन घेणार आहे आणि खरं सांगू देवेंद्रजी त्याच्याकरता झाले। माझ्या मतदारसंघात 8 महानगरपालिकेचे वॉर्ड आहेत। गेल्या वेळेला 8 मधले 7 वॉर्ड आम्ही जिंकलो, एक फक्त राहिला। आपण सगळ्यांनी हात उंच करून देवेंद्रजींना वचन द्या, या वेळेला कांदिवली पूर्व विधानसभेतले 8च्या 8 वॉर्ड हे भारतीय जनता पार्टी जिंकेल। आणि मी शेवटचं एवढंच सांगतो, पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की तेज हवा चालू है, लोग कंटाळ गए आणि त्याच्याकरता हे लक्षात आल्यामुळे डिलिमिटेशन, जागा वाढवणं, मला सांगतात कांदिवली पूर्व विधानसभेचा 1 वॉर्ड कमी होणार, लोखंडवाला म्हाडा फोडणार, मुंबईमध्ये जिकडे जिकडे भाजपचे मतदार आहेत तिकडे वॉर्ड फोडणार। उद्धवजी, मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो, तुम्ही वॉर्ड फोडा, तुम्ही बूथ फोडा, तुम्ही इकडनं तिकडे टाका, तिकडनं इकडे टाका, काहीही करा, या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली येणार तर भाजपच, अन्य कोणी येणार नाही।
एवढंच सांगतो आणि आपण गेली कित्येक वर्ष मला आशीर्वाद देताय, तसाच आशीर्वाद यापुढे सुद्धा द्यात राहावा एवढीच विनंती करतो. माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.